हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो नया कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आई थी, जिसकी एग्जाम्स होने वाले हैं अगस्त में आप लोगों के, उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों को करवाई चुकी हूँ, लगभग कंप्लीट हो गई है। मैंने पहले भी इसका काफी वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसकी चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता डैश है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज ए डैश, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, नन ऑफ दीज। तो जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, तो वहां पर शेयर और डिबेंचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शेयर अकाउंट होगा किस तरह का अकाउंट, क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग के रूल में कि अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल होते हैं, नॉमिनल होते हैं और रियल अकाउंट होते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की, क्योंकि जितने भी एंट्रीज करते हैं हम आगे कितने भी तरह की अकाउंटिंग पढ़िएगा, तो ये बेसिक जो तीन आपके अकाउंट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते। जितने भी तरह के आप एंट्रीज करते हैं उसी के ही अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है वो किस तरह का खाता होगा, किस तरह का अकाउंट होगा, वो हो जाएगा व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अंशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना डैश कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज इज कॉल्ड डैश, डीमटेरियलाइजेशन, प्राइस रिगिंग, रीमटेरियलाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली शेयर्स आपके पास होते हैं, जैसे कि किसी ने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, तो वहां पर उसको शेयर के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, अंश मिलते हैं। तो उनका भौतिक रूप से ना लेकर के अगर हम उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है। जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जितनी भी चीजें हम पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, हमारे पास प्लास्टिक मनी है, हम उसका यूज करते हैं, कैश में बहुत कम ही चीजें रहती हैं। तो आज के टाइम में जो हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी हमारे पास प्रमाण पत्र है या जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब भी हम ऑनलाइन ही रख रहे हैं। तो ये भी क्या होता है, जो भौतिक अंशों को इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूतियों में या इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज में चेंज करवाना, तो इसमें भी यही चीज रहती है कि जो अंश होते हैं जब उनको हम भौतिक रूप में अपने पास ना रख करके, जो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिसे डिपॉजिटरी कंपनीज बोलते हैं, जो कि इस तरह की प्रतिभूतियों को जमा करती हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो इसको इलेक्ट्रॉनिक उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि आप अकाउंट में अपने पैसे जमा करते हैं बैंक में, और उसके लिए पासबुक पे एंट्री हो जाती है। अगर आपको किसी को भी देना है तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं उसको, या साथ ही चेक के माध्यम से और भी किसी माध्यम से आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे के अकाउंट में। ठीक ऐसे ही इसमें भी रहता है कि हम जो डिपॉजिटरी कंपनीज होती हैं उनके पास अपने जो भी शेयर्स लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, उनके पास ले जाते हैं और वो इसे इलेक्ट्रॉनिकली चेंज कर देते हैं, और उसके बाद हमारे पास इसकी एक स्टेटमेंट या एक विवरणी कहिए वो दे देते हैं। यही कहलाता है अभौतिकीकरण या फिर डीमटेरियलाइजेशन। इसमें रहता है कि अपने पास हम जैसे कैश में नोट रखते हैं, नोट ना रख करके हम क्या रख सकते हैं, बैंक में जमा करके एक अपने पास उसकी जो पासबुक है उसमें एंट्री करवा सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक मनी होती है इसके माध्यम से, या जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा रहे हैं वो सब। ठीक उस तरह वैसा ही इसमें शेयर्स में भी रहेगा। ये कराना कोई कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ एक सुविधा की दृष्टि से, एक अपनी फैसिलिटी के लिए, अपने आसानी के लिए ये काम किया जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो चीजें भी डिजिटल हो रही हैं। तो ये क्या हो जाता है, इसे कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने पर छूट का स्वरूप किस प्रकार का होता है। द फॉर्म ऑफ ए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन द नेचर ऑफ डैश, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू लॉस, नन ऑफ द अबव। यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जब डिबेंचर्स होते हैं, जो उनको जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, तो अगर डिस्काउंट पे किया जा रहा है तो वो किस स्वरूप का होता है, या अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो एक हानि हो रही है तो वो किस तरह की होती है। अत्यधिक राजस्व व्यय हो जाएगा, या फिर पूंजीगत हानि होती है, राजस्व हानि होती है, फिर उसमें से कोई नहीं। तो ये किस तरह की हानि होती है, क्योंकि कैपिटल है आपकी, जो डिबेंचर्स होते हैं जो कलेक्ट किया जाता है, तो पूंजी ये होती है एक तरह से कंपनी के लिए, वो हो जाता है आपका कैपिटल लॉस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र जारी करने पर हानि को माना जाता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज ट्रीटेड एज
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इंटैंगिबल एसेट, करंट लायबिलिटी। आपको ये तो पता चल गया कि हानि है, कैपिटल लॉस है, लेकिन उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं? जो बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं उसमें उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, या फिर जो आपकी कहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में है कहाँ पर दिखाया जाता है? वो दिखाया जाता है आपकी बैलेंस शीट में। जो आर्थिक चिट्ठा हम बनाते हैं उसमें कहाँ पर दिखाया जाएगा? जो कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक एसेट दूसरा लायबिलिटी। जो एसेट साइड होता है उसमें आप फिक्स एसेट पढ़ती हैं, आपकी इंटैंगिबल है या करंट एसेट्स पढ़ती हैं, उसके बाद आपके पढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स डाले जाते हैं, उसी में ही इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधिकार अंशधारी कंपनी के डैश होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर डैश ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स, ओनर्स, कस्टमर्स, बोरोवर्स। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो स्वाधिकार अंशधारी हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? तो स्वाधिकार अंशधारी कंपनी के ओनर्स होते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, और ये जो होंगे अंशधारी वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसओपी का अर्थ है। एएसओपी स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज शेयर ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्रोसेस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉयज शेयर्स ओनर प्लान। तो ईएसओपी क्या है आपको बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो ईएसओपी होगा इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो होता क्या है, इस कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना से कहा जाएगा। इसमें क्या रहता है कि जो कंपनी होती है, जो उसके कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनको एक ऑप्शन देती है कि वो चाहे तो अपनी कंपनी जो है, जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उसके अंशों को, उसके शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। भविष्य में जो भी पूर्व निर्धारित मूल्य होंगे उन पर अंश खरीदने का एक विकल्प देती है। ये पूर्णतः वॉलंटरी है, उनकी इच्छा पर है, वो चाहें तो खरीद सकते हैं, ना चाहे तो ना खरीदें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार अंश वे अंश हैं जो जारी किए जाते हैं। राइट शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर इश्यूड टू डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, नन ऑफ दिस। यानी कि जो अधिकार अंश होते हैं वो किस व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं या किस तरह से जारी किए जाते हैं? जो संचालक या निर्देशक होते हैं, या फिर जो प्रवर्तक होते हैं, या जो पहले से ही मौजूदा अंशधारी होते हैं उनको, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो जो अधिकार अंश है, तो पहले नाम से क्लियर हो रहा है, राइट शेयर्स, यानी कि किसी का इस पर पहले से तो अधिकार होगा, तभी इनका नाम अधिकार अंश पड़ा। किसका अधिकार होता है पहले से? वो हो जाते हैं जो पहले से ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उस कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं। जब भी अधिकार अंश को जारी किया जाएगा तो पहले उनको दिए जाते हैं। अगर वो नहीं लेते हैं या लेने से मना कर देते हैं तब हम दूसरे व्यक्तियों को जारी कर सकते हैं, लेकिन पहले उनका अधिकार जो होता है पहले से ही जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनका होता है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के पुनः जारी करने पर लाभ डैश में स्थानांतरित किया जाता है। द प्रॉफिट ऑन रेशियो ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर टू डैश, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो अंश होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा अंश होते हैं उस पर कॉल्स होती हैं। अगर किसी को कोई कॉल नहीं दे पा रहा है या पूरी नहीं कर पा रहा है जो शेयर होल्डर है वो, तो कंपनी अपने अंशों को फॉरफीचर भी कर सकती है, अंशों का हरण कर सकती है, अंशों को जब्त कर सकती है। उसके बाद जब्त कर लेने के बाद दोबारा से उन अंशों को रीइश्यू कर दिया जाता है, उन अंशों को दोबारा से पुनर्जारी किया जाता है। तो जब हम उसको दोबारा से जारी कर रहे हैं, दोबारा से रीइश्यू कर रहे हैं, उसके बाद उससे जो हमें प्रॉफिट अगर हो रहा है, उस प्रॉफिट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अपने किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या किस रिजर्व में वो जाता है? तो यहाँ पर वो किस में जाएगा? वो जाता है कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल में जाते हैं, इस वजह से उसको हम कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंशों को जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाते में डैश भुगतान किया जाता है। When shares are forfeited, share capital account is debited by dash paid up, amount of shares, called up amount of shares, face value of shares, uncalled capital। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब शेयर्स को, जो अंश होते हैं उनको हरण कर लिया जाता है, उनको फॉरफीचर कर लिया जाता है, तो वहां पर जब हम एंट्री कर रहे होते हैं, जो शेयर कैपिटल अकाउंट होगा वो कितने अमाउंट से या किस अमाउंट से डेबिट किया जाता है? अंशों की जो राशि होगी उससे, अंशों पर मांगी गई राशि से, अंशों का जो अंकित मूल्य होगा उससे, या फिर ना मांगी गई पूंजी से।
तो यहाँ पर आपको एंट्रीज याद होनी जरूरी होती हैं। अगर एंट्रीज आपको अच्छे से याद हैं सारी, तो आप आसानी से जान पाएंगे कि कहाँ पर हम किसको या किस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जब भी जर्नल बना रहे होते हैं, वहां पर जो जर्नल्स के बेसिक रूल होते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टोटल तो दोनों साइड का इक्वल आ जाता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर हो जाती है कि कितना अमाउंट आपने ट्रांसफर किया है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अमाउंट से करते हैं, वो हो जाता है जितनी भी राशि अंशों पर मांगी जाती है, उस अमाउंट से ही हम उसको डेबिट करते हैं। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रदान करने या बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध कराने के लिए समता अंश जारी करने को कहा जाता है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज नोन एज इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट शेयर्स, इशू ऑफ राइट शेयर्स, इशू ऑफ कन्वर्टेबल शेयर्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन दे दिया है। इसमें कह रहा है कि जो बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसका राइट किस तरह से लिया जाएगा या किस तरह से उस पर जो भी नियम होते हैं या जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं कैसे किए जाएंगे। वो व्यक्ति जो ये काम कर रहा होता है, उसको अगर हम शेयर्स के रूप में भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उसका रेम्युनरेशन शेयर्स के रूप में दे रहे हैं, तो उस तरह के शेयर्स को क्या कहा जाता है? तो वो हो जाते हैं स्वेट शेयर्स या फिर स्वेट अंश। तो आपने पढ़ा होगा स्वेट अंश जो जारी किए जाते हैं किसको किए जाते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं उनको कभी कभी रेम्युनरेशन के बदले में दिया जा सकता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है दिला रहा है उसको दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों का शेष है। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं जिनका हरण कर लिया गया है, उनका अगर बैलेंस कुछ बच रहा है तो वो अमाउंट किसमें ट्रांसफर किया जाता है, या उसका जो बैलेंस होता है वो कहाँ पर ट्रांसफर हम करते हैं, तो ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, पूंजी संचय में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराकरण के लिए अंशधारकों द्वारा कंपनी को अंशों की स्वैच्छिक वापसी को कहा जाता है। वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय शेयर होल्डर्स टू द कंपनी फॉर कैंसलेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर स्वेच्छा से अपने आप वॉलंटरी कोई शेयर होल्डर है या कोई अंशधारक है अपने अंशों को, अपने शेयर्स को कंपनी को वापस कर रहा है कैंसिल करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एक तो उसका हरण कर लिया जाता है कि जो अगर वो अपने जो भी कॉस्ट थी या जो भी मांगी गई राशि थी वो नहीं चुका पाया, तो अंशों का हरण कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्वेच्छा से वॉलंटरी अपने जो शेयर्स होते हैं कंपनी को समर्पण कर सकते हैं या वापस कर सकते हैं उनको कैंसलेशन के लिए। वो क्या कहलाता है? ट्रांसफर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर वो कहलाता है हस्तांतरण में तो हो जाता है जब एक अंशधारी दूसरे व्यक्ति को अपने अंशों को ट्रांसफर कर देता है। अंशों के हरण में कंपनी स्वयं अपने अंशों को जो वापस ले लेती है। पुनः खरीद में रहता है कि कंपनी मार्केट से अपने अंशों को वापस खरीद रही है, तो वो बाईबैक ऑफ शेयर्स हो जाता है। तो ये हो जाएगा अंशों का आत्मसमर्पण, सरेंडर करना अपने शेयर्स को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक डैश अंशों का एक समेकन है। स्टॉक इज ए कंसोलिडेशन ऑफ डैश शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स, फुली पेड शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, स्वेट शेयर्स। क्वेश्चन में कह रहा है जो स्टॉक होता है, आपने स्टॉक के बारे में पढ़ा होगा, जो अंशों की डिफिनेशन दी जाती है वहाँ पर शेयर्स में स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। तो किस तरह के शेयर्स होते हैं जिसको हम स्टॉक में परिवर्तित करवा सकते हैं? तो पूर्वदत्त शेयर्स जो होते हैं, जो फुली पेड अप शेयर्स होते हैं, उनको भी हम स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टली पेड है तो उनको हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे या कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे स्टॉक में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फुली पेड अप शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अधिकार अंशधारक डैश के निश्चित दर के अधिकारी हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू ए फिक्स रेट ऑफ डैश इंटरेस्ट, डिविडेंड, कूपन, कैपिटल। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पदाधिकार अंशधारक होते हैं, एक तो आपके समता अंशधारी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। तो डिफरेंस इतना होता है कि जब भी लाभांश बांटने की बात आती है, डिविडेंड दिया जा रहा होता है, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इसलिए पहले उनको डिविडेंड दिया जाता है और उनकी एक निश्चित दर होती है, एक उनका पहले से ही फिक्स्ड रेट होता है। आपने पढ़ा होगा प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो साथ में एक जो अमाउंट, जिस अमाउंट से उनको मिलना है, जिस परसेंट पे उनको डिविडेंड मिलना है, वो परसेंटेज पहले ही क्वेश्चन में आपके दे रखी होती है साथ में। तो
तो यहाँ पर वो किस चीज को पाने के अधिकारी होते हैं, एक निश्चित दर से अपना लाभांश पाने की। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साथ ही जब भी कंपनी का समापन हो रहा होता है तो भी सारे जितने भी क्रेडिट्स होते हैं सबको चुकाने के बाद जो कंपनी के पास बचता है धनराशि अमाउंट, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनकी पूंजी को लौटाया जाता है, उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी। यही डिफरेंस हो जाता है परिकार धारकों और समता धारकों में। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश के अंकित मूल्य से अधिक प्राप्त राशि को स्थानांतरित किया जाता है। The amount received in excess of face value of shares is transferred to share capital account, share redemption account, share premium account, share call account। क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना अंश का एक अंकित मूल्य है, अंश की जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अगर राशि प्राप्त हुई जा रही है तो उसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं। अक्सर जो आपने जिसके न्यूमेरिकल जब लगाए होंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जितना राशि उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हो जाता है तो उस अमाउंट को हम कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, अंश पूंजी खाते में, अंश मोचन खाते में, अंश प्रीमियम खाते में, अंश याचना खाते में। तो उसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट में। अगर 10 रुपए का शेयर आपको 12 रुपए का मिल रहा है, यानी कि आप 10 रुपए का शेयर कोई कंपनी है किसी शेयर होल्डर को 12 रुपए में दे रही है तो 2 रुपए क्या हो जाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के होते हैं। अगर 9 रुपए में देगी तो 1 रुपए क्या हो जाएगा, 10 का शेयर 9 रुपए में दिया, 1 रुपए डिस्काउंट है क्योंकि शेयर होल्डर्स को कम में मिला ना, 10 का शेयर 9 रुपए का मिला, लेकिन 10 का शेयर 12 रुपए का मिला तो वो हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। Which of the following is an example of use of funds? निम्नलिखित में से कौन धन के उपयोग का एक उदाहरण। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फंड होता है जो आप उसको यूज करते हैं, एक तो हो जाता है सोर्स ऑफ फंड, दूसरा होता है यूज ऑफ फंड। जो कंपनी के फंड्स होते हैं, कोष होते हैं, एक तो आप यूज करते हैं तो कोई भी परचेज करेंगे एसेट को, किसी को भी आप रीपे कर रहे हैं, रिडेम्पशन हो रहा है तो इसमें क्या रहता है, यूज होता है। और एक होता है कि आपके सोर्स ऑफ फंड, यानी कि कहाँ से फंड्स जो है वो कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि यूज ऑफ फंड कहाँ पर होगा, इंक्रीज इन फिक्स एसेट, स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि, इंक्रीज इन कैश, नगद में वृद्धि, टैक्स रिफंड, कर वापसी, इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी, किसी भी दायित्व में वृद्धि। तो यूज ऑफ फंड कहाँ पर होता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड कहाँ पर होता है, जब आप कोई भी एसेट को, जैसे किसी में आप, जैसे कि इसमें जो एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं ऑप्शंस में, तो जब आप कोई भी एसेट को परचेज करने में आपने कैश चुकाया, कैश आपने दिया, आपके पास एसेट आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा कि आपने यूज किया उस फंड का। बाकी अगर कैश में वृद्धि हो रही तब तो एसेट बढ़ रही है आपकी, रिफंड मिल रहा है टैक्स का तो भी एसेट बढ़ रही है आपकी, यानी कि कैश बढ़ रहा है आपका। इंक्रीज इन एनी लायबिलिटी तो यहाँ पर भी नहीं रहेगा, जो आपने परचेज करी है फिक्स्ड एसेट तो वहां पर आपने कैश दिया है तो वहां पर आपने उस फंड का यूज किया है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कैसे फंड का यूज होता है, तो जब आप जो शेयर या डिबेंचर होते हैं उनका रिडेम्पशन किया जाएगा, जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं उनमें परचेज करेंगे जैसे कि इस क्वेश्चन में था, या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उनको वापस भुगतान करेंगे, पे करेंगे, या जो वर्किंग कैपिटल होती है वो इंक्रीज हो रही है, या जो डिविडेंड होता है या टैक्स होता है उसका पेमेंट कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, इन सब में यूज किया जाता है फंड को। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट ए लायबिलिटी अकाउंट। देयता खाता या दायित्व खाता निम्नलिखित में से नहीं है। अकाउंट्स पेएबल देय खाता, अक्वायर्ड एक्सपेंसेस उपार्जित व्यय, कैश रोकड़, नोट्स पेएबल देय नोट्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका एक जो अकाउंट है वो दायित्व उत्पन्न नहीं कर रहा, दायित्व नहीं बन रहा होगा। तो जो आपका अकाउंट्स पेएबल है या अक्वायर्ड एक्सपेंसेस यहाँ पे नोट्स पेएबल है, ये तीनों ही लायबिलिटी होते हैं, लेकिन जो कैश होता है वो कैश लायबिलिटी ना होकर के एसेट होती है, करंट एसेट होती है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, वो हो जाएगा कैश रोकड़। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए क्रेडिट बैलेंस। निम्नलिखित में से किसमें क्रेडिट शेष होगा, यानी कि जो अकाउंट्स हम बनाएंगे इसका, तो वहां पर किसमें जो होगा वो क्रेडिट शेष होगा। सेल्स में, कैपिटल, सैलरी, रेंट पेड। तो यहाँ पर आपको चूज करना है ऑप्शंस को, करेक्ट ऑप्शन को। तो पेड में दे रखा है ए बी है या फिर ए सी या फिर बी डी या फिर सी डी। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, ए और बी, यानी कि जो सेल्स होती हैं और जो कैपिटल है
इन दोनों में ही जब आप अकाउंट बनाएंगे तो क्या आएगा, क्रेडिट शेष आएगा, यानी कि क्रेडिट यहाँ पर ज्यादा रहेगा और डेबिट में कम रहेगा। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मोस्टली में वो शेष ही रहता है, आपका बैलेंस ही दिखाया जाता है। और इसी तरह सेल्स में भी रहेगा, जब आप उसका अकाउंट बनाएंगे तो भी आपका क्रेडिट बड़ा होगा, डेबिट छोटा होगा। इसीलिए क्रेडिट शेष का मतलब यही है कि क्रेडिट बड़ा है और डेबिट छोटा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग। रोकड़ बही का प्रयोग निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। अब आपको बताना है जो कैश बुक बनाई जाती है उसमें किस तरह के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। ऑल कैश रिसिप्ट ओनली, सभी नगद प्राप्तियां। ऑल कैश पेमेंट्स ओनली, सभी नगद भुगतान। ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल्स, सभी नगद और क्रेडिट बिक्री। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश, नकदी की सभी जो रसीदें यानी कि जो प्राप्तियां हुई हैं या फिर जो भुगतान किया है वो सारे। तो जो कैश बुक बनाई जाती है रोकड़ बही जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो उसमें मेनली क्या चीजें नोट किया जाता है कि जो भी आपने कैश में पेमेंट किए थे या जो भी आपको कैश में रिसिप्ट मिली है, जो भी रिसीव हुआ है आपको कैश में या जो आपने पेमेंट किया है कैश में, उसको इसे हम कैश बुक में दिखाते हैं। कई तरह की कैश बुक बनती है, एक तो पेटी कैश बुक बनती है जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, डेली के एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, उसके लिए बनाई जाती है। या इसके अलावा जो आपकी 2 खानों की बनती है, 3 खानों की बनती है, बैंक शेष के साथ भी बनती है, कई तरह की बनती है कैश बुक। तो मेनली ये बनाई जाती है कि जो भी पेमेंट किया जाएगा या रिसीव होगा कैश में उसको रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक। निम्न में से कैश बुक के क्या लाभ हैं आपको ये बताना है। Mistakes in books can be easily detected at the time of verification of cash. पुस्तक में किसी भी गलती को आसानी से नकदी के सत्यापन के समय पता लगाया जा सकता है। डेली कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स आर इजिली असर्टेन। दैनिक नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान आसानी से पता लगाए जा सकते हैं। बोथ ऑफ दीज यानी कि ये दोनों ही सही हैं या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपसे पूछ रहा है कि जब कैश बुक बनाई जाती है, रखी जाती है, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस मिलते हैं कंपनी को। यहाँ पर जो आपका इसमें रहता है कि जो अगर आपने कैश बुक अलग से बनाई होती है तो वहाँ पर हम आसानी से किसी भी तरह की कैश रिसीव्ड या फिर जो हमारे पेमेंट किया है उसमें कोई मिस्टेक है तो आसानी से उसे हम पकड़ सकते हैं। और साथ ही जो डेली के कैश रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं उसका भी आसानी से हम इजिली रिकॉर्ड रख सकते हैं। वरना जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं अक्सर मिस हो जाते हैं, तो ये रहता है कि अगर किसी तरह का डिफरेंस आ रहा है तो ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर कैश बुक हमने बनाई है, उसमें पेटी कैश बुक अगर रखी है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है उन छोटे छोटे खर्चों का पता लगाना कि वो कहाँ पर हमने उस पैसे को या उस इनकम को एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे। तो ये हो जाते हैं कि दोनों ही आपके एडवांटेज हैं, दोनों ही लाभ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेबिट बैलेंस एट द एंड ऑफ ए ईयर इन ए कैश बुक शोज। एक वर्ष के अंत में एक रोकड़ बही में डेबिट शेष दिखाता है। यानी कि लास्ट में आपने ईयर के एंड में जब देखा कि जो आपकी कैश बुक है वहां पर डेबिट शेष दिखा रहा है, यानी डेबिट शेष का मतलब मैंने समझाया था, जिस भी चीज के बैलेंस की बात करी जाएगी मतलब ये है कि वो साइड बड़ा है और दूसरा साइड छोटा है। यहाँ पर डेबिट शेष की बात की जा रही है, यानी कि डेबिट बड़ा है क्रेडिट छोटा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि डेबिट शेष दिखा रहा है। तो टोटल कैश पेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया कुल नगद। टोटल कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान प्राप्त कुल नगद। इनकम ऑफ द बिजनेस इनिशिएटिव, व्यवसाय की इकाई किया है। या फिर कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, दी गई अवधि के अंत में हाथ में नगद, या फिर हस्तगत रोकड़ जो कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लास्ट में जो उसमें अगर दिखा रहा है डेबिट शेष तो वो क्या होगा, वो हो जाता है कि कैश इन हैंड। जो भी बैलेंस बच करके आता है वो कैश इन हैंड कहलाता है, अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं और क्रेडिट में क्या दिखाते हैं। तो जो कैश बुक बनाई जाती है उसका जो डेबिट साइड होता है वहाँ पर सारी रिसीप्ट दिखाई जाती है, सारी प्राप्तियां, जो कुछ भी हमें रिसीव होगा, जो कुछ भी हमें कैश में मिलेगा वो सब हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। और जो क्रेडिट होता है वहाँ पर जो कुछ भी हमने पेमेंट किए होते हैं, जो भी हमने भुगतान किए होते हैं वो सब दिखाए जाते हैं। यानी कि जो हमें प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हुई हैं तो डेबिट साइड बड़ा है हमारा, बैलेंस निकल के हमारा क्रेडिट साइड में जाएगा और वो हमारी कैश इन हैंड हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी।
ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या है माइंड से स्लिप हो जाती हैं। तो एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर क्या होगा। तो जो आप लोग सॉल्व किया करिए, तो थोड़ा सा माइंड में रखा करिए कि क्या क्वेश्चन हैं, किस तरह से बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश कंप्राइजेस ऑफ कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। डैश में रोकड़ शेष और बैंक के पास मांग जमा शामिल है। एडवांसेस, अग्रिम, कैश रोकड़, डिपॉजिट जमा, लोन्स ऋण। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज है इसमें से, या कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें कि कैश ऑन हैंड यानी कि जितनी आपके पास हाथ में उस टाइम पर कैश है, या फिर जो डिपॉजिट करी हुई है बैंक में, आवश्यकता पड़ने पर जिसे मांगा जाएगा तो आसानी से मिल जाएगी। तो वो सब किस में होता है, तो वो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका कैश, जो रोकड़ होती है वहां पर उसी में शामिल किया जाता है, या उसके बराबर ही माना जाता है जो कैश इन हैंड होता है और जो कैश एट बैंक होता है। तो सबसे ज्यादा लिक्विड एक होता नहीं है कि ये तरल संपत्ति मानी जाती है, करंट एसेट भी होती है, और एक आपकी लिक्विड एसेट, बिल्कुल ही लिक्विड एसेट मानी जाती है कि फौरन जिसको आप कैश में चेंज कर सकें। तो जो आपके कैश इन हैंड है या फिर कैश एट बैंक है, इन दोनों को ही लिक्विड एसेट भी माना जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि तो जो स्टॉक होगा उसको भी सेल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कैश मिलेगी, या और भी जितने भी आपके दे रखे हैं जो करंट एसेट्स होती हैं उन सब में थोड़ा सा चेंज करने में, कैश में उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन जो आपके हाथ में कैश है या फिर जो बैंक में कैश है, वो फौरन ही आपको मिल जाएगा आपके यूज के लिए, इसलिए वो एक लिक्विड एसेट की तरह है और बिल्कुल कैश ही मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का अर्थ है, यानी कि कब माना जाएगा जो कैश बुक हमने बनाई है उस कैश बुक में जो भी हमने दिखा रखे हैं, एंट्रीज करी हुई हैं, जितने भी हमारे पेमेंट या रिसीविंग दिखा रहा है, तो वहां पर हम फायदे में हैं, वहां पर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, हमारे पास कैश ज्यादा है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक के अनुसार डेबिट शेष। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार क्रेडिट शेष। नन ऑफ दीज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभी मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाया था, तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो उसका अनुकूल शेष या फेवरेबल कब माना जाएगा, जब डेबिट साइड बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में ही प्राप्तियां होती हैं, रिसिप्ट होती हैं सारी, और क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखाए जाते हैं। तो जब डेबिट साइड बड़ा होगा तभी क्या होगा, जो हमारी कैश बुक होगी फेवरेबल अमाउंट दिखा रही होगी, हमारे अनुकूल होगी, जो हमारा बिजनेस है उसकी। तो एक आंसर होगा हमारा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन। नगद छूट किस पर मिलती है? परचेजेस, क्रय पर, सेल्स बिक्री पर, प्रॉम्प्ट पेमेंट शीघ्र भुगतान पर, ऑल ऑफ दीज ये सभी। जो कैश डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा हो जाता है कैश डिस्काउंट। तो जो कैश डिस्काउंट होता है वो उन जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको ही देते हैं जो उसकी फौरन हमें पेमेंट कर रहे होते हैं, जिनसे फौरन ही पेमेंट प्राप्त हो जाती है, उन्हें ही कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा? जो प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है, शीघ्र भुगतान होता है। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ रिसीवेबल्स इज इफेक्टेड बाय। प्राप्तियों की मात्रा डैश द्वारा प्रभावित होती है। क्रेडिट पॉलिसी, ग्राहक नीति, हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स, ग्राहकों की आदतें, टर्म्स ऑफ पेमेंट, भुगतान की शर्तें, ऑल ऑफ दीज ये सभी। जो रिसीवेबल्स होते हैं कि कितने होंगे, या एक जो रिसीवेबल्स होते हैं वो आपके एसेट होते हैं, करंट एसेट होते हैं, तो उसकी मात्रा जो प्रभावित होती है वो इन तीनों से ही प्रभावित होती है कि आपकी बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी हैबिट्स कैसी हैं, या फिर आपने पेमेंट की कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखा हुआ है। तो इन तीनों से ही वो प्रभावित होती है, इफेक्टेड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉइस फ्रॉम वेंडर्स विच आर ड्यू इन 30 डेज शुड बी क्रेडिटेड टू। वेंडर्स सप्लायर्स में बीजक जो 30 दिनों में देय होती है को निम्नलिखित में क्रेडिट करना चाहिए। यानी कि जो इनवॉइस या बीजक होता है उसको ये जो 30 दिन के अंदर आपको रिसीव हो जाएगा पेमेंट उसका, तो उसको कहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे? अकाउंट पेएबल में, देय खाता में, अकाउंट रिसीवेबल्स में, प्राप्य खाते में, परचेज अकाउंट में, क्रय खाते में, अकाउंट ट्रांसफरेबल में, अंतरणीय खाते में, हस्तांतरणीय खाते में।
तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि जो इनवॉइसेस फ्रॉम वेंडर्स यानी जो विक्रेता है उससे जो बीजक आपको मिला है, तो बीजक जो होता है तो इसे कहाँ दिखाया जाएगा, इसे अकाउंट पेएबल जो होते हैं वहां पर दिखाया जाएगा, देय खातों में दिखाया जाएगा। क्योंकि जो अकाउंट पेएबल्स होते हैं उनमें उन लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं जिनको आपको करंट में जिसका पेमेंट ना हो करके भविष्य में किया जाना है यानी फ्यूचर में किया जाना है, तो वो आपका एक तरह से लायबिलिटी हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट एज क्रेडिट रिक्वायर्स ए क्रेडिट टू। कार्यालय उपकरण का उधार क्रय क्रेडिट किया जाता है, यानी कि कोई आपने ऑफिस में इक्विपमेंट लिया है लेकिन आपने वो इक्विपमेंट जो परचेज किया वो क्रेडिट पे किया है यानी उधार लिया है, तो उसको आप कहाँ पर दिखाएंगे, जो अकाउंट्स होंगे उसमें, अकाउंट पेएबल में, देय खातों में, कैश में यानी कि रोकड़ में, ऑफिस एक्सपेंसेस कार्यालय व्यय में, इक्विपमेंट एक्सपेंसेस उपकरण व्यय में। तो आपने उधार पे लिया है तो एक तरह से आपका क्या हो जाएगा कि आपको उसका अमाउंट को पे करना अभी बाकी है, तो उसे हम दिखाएंगे अकाउंट पेएबल में यानी कि देय खातों में। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल वाउचिंग सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित में से कौन आवश्यक नहीं है। एग्जामाइन डेबिट नोट्स, डेबिट नोटों की जांच करना, एग्जामाइन कट ऑफ पॉइंट्स, कट ऑफ अंकों की जांच करना, एग्जामाइन क्रेडिट नोट्स, क्रेडिट नोटों की जांच करना, या फिर एग्जामाइन सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी पुस्तक की जांच करना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम जो सेल्स रिटर्न की बुक होती है उसकी वॉचिंग कर रहे होते हैं, उसका प्रमाणन कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें कौन सी चीज को दिखाना या किस चीज का प्रमाणन करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, आवश्यक नहीं होता है, तो वो हो जाएगा कि जो डेबिट नोट्स होते हैं उसका हमें प्रमाणन करना है, उसको देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि जो डेबिट नोट की आवश्यकता होती है वो आपकी परचेज रिटर्न यानी कि क्रय रिटर्न जो होता है उसमें होती है। यहाँ पर बात जो की जा रही है वो सेल्स रिटर्न की जा रही है, जो बिक्री वापसी है उसकी की जा रही है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स डैश। स्वतः वित्तीयन डैश को शामिल करता है, अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन, अ लाइन ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वतः वित्तीयन यानी कि जो वित्त पोषण या अपने पास से जो फाइनेंसिंग की जा रही है, तो वहां पर आप उसको किस चीज में दिखाएंगे या वो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें यह रहता है कि जो नियमित या दिन प्रतिदिन के कार्य किए जाते हैं तो वहां पर ये जो स्वतः वित्तीयन है वो उससे रिलेटेड हो जाता है, तो उसे जो दिखाया जाता है वो देनदारी लेखों में यानी कि अकाउंट पेबल्स में दिखाया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन डोनेशन ऑफ गुड्स। माल को दान में देते समय किस खाते में दिखाया जाएगा या क्रेडिट किया जाता है। परचेज अकाउंट, क्रय खाता, सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, कैश अकाउंट, रोकड़ खाता, डोनेशन अकाउंट, दान खाता। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी गुड्स है उसको एज अ डोनेशन आप किसी को दे रहे हैं, तो वहां पर उसे आप किस चीज में क्रेडिट करेंगे या किस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, तो उसे परचेज अकाउंट में यानी कि क्रय खाते में क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसकी जो एंट्री की जाती है तो या चैरिटी या फिर डोनेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू परचेजेस अकाउंट यानी कि क्रेडिट हो जाएगा, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, किसी और तरह की आप वीडियोस चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग के लेकर आने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।